दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं गदर 2 का बहुत लेट रिव्यू दे रहा हूँ। मैंने एक्चुअली ये फिल्म लंदन में देखी थी और फिर ट्रैवल कर रहा था और यही वजह है कि मुझे टाइम नहीं मिला फिल्म का रिव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। आज संडे है और फिल्म ने पिछले 2 दिन में बहुत ही बढ़िया बिजनेस किया है। तकरीबन 90 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और अब ये फिल्म पठान को टक्कर दे रही है। यानी कि साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रहेगी पठान और सेकंड ब्लॉकबस्टर रहेगी गदर 2। तो जबकि मैं ये जानता हूं कि फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है तो आज मैं अपना रिव्यू चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं रिव्यू चेंज नहीं करूंगा। मैं रिव्यू वही दूंगा जो सच्चा रिव्यू है। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि ये फिल्म कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना रिव्यू चेंज करने वाला नहीं हूं। मैं आपको सच बताऊंगा कि ये फिल्म कैसी है। और अगर आपको सच्चाई सुननी है और सच सुनना है कि ये फिल्म कैसी है तो फिर सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबा दें और इस वीडियो को कंटिन्यू आखिरी तक देखें। ये बहुत अच्छी बात है कि फिल्म गदर 2 की कहानी को गदर 1 की कहानी से ही आगे बढ़ाया गया है। नहीं तो बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती है कि पार्ट 1 की कहानी कुछ और होती है, पार्ट 2 की कहानी कुछ और होती है, पार्ट 3 की कहानी कुछ और होती है। तो फिल्म में सन्नी देओल की एंट्री होती है जो एक ट्रक ड्राइवर है और फिर अमीषा पटेल की एंट्री होती है जिसने 50 मीटर लंबा दुपट्टा पहना हुआ है और जबरदस्त मेकअप किया हुआ है, बालों के अलग अलग स्टाइल है। भाई साहब अमीषा बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे कि मरने से कुछ दिन पहले माइकल जैक्सन दिखता था। और फिल्म के हिसाब से भी अमीषा की उम्र 50 प्लस है, जिसका एक जवान बेटा जीते हैं, जिसका हस्बैंड 65 इयर्स ओल्ड सन्नी देओल है। इसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा की एंट्री होती है जो इस फिल्म का मेन हीरो है और ये 2.5 पसली वाला चिलगोजा मालेगांव का एक्टर दिखता है। एंट्री के साथ ही ये चिलगोजा हीरो बड़े बड़े सुपरस्टार्स की नकल करना शुरू करता है। वो दिलीप कुमार साहब हो, राजेश खन्ना साहब हो, देवानंद साहब हो, अमिताभ बच्चन साहब हो, क्योंकि अनिल शर्मा को दुनिया को ये दिखाना था कि देखो मेरा बेटा सबकी नकल कर सकता है, बस अपनी खुद की एक्टिंग नहीं कर सकता। खैर इसी बीच सरहद पर पाकिस्तान और इंडिया की एक छोटी सी मुठभेड़ हो जाती है और सन्नी देओल अपने ट्रक में सामान लेकर सरहद पर जाता है। मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि मिलिट्री के खुद के ट्रक्स होते हैं, खुद के ड्राइवर्स होते हैं, बाहर के ड्राइवर्स को यूज नहीं किया जाता। लेकिन ये अनिल शर्मा के दिमाग की खुराफात है कि उन्होंने ये दिखाया कि हिंदुस्तान की मिलिट्री जंग के वक्त में बाहर के ट्रक ड्राइवर्स का यूज करती है। खैर तारा सिंह तो तारा सिंह है, जब वो वहां जाता है तो ट्रक छोड़ देता है और पाकिस्तान के जवानों के खिलाफ लड़ने लगता है। अब ये मुठभेड़ कुछ ही देर में खत्म हो जाती है और पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान के कुछ जवानों को अरेस्ट करके ले जाती है। पता ये चलता है कि इन अरेस्ट होने वाले जवानों में तारा सिंह भी है। अब तारा सिंह का 2.5 पसली वाला चिलगोजा बेटा जो अब तक हीरो बनना चाहता था, सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान जाने की तैयारी करता है अपने बाप को वापस लाने के लिए। तो बस चुटकी बजाते हुए 2 दिन के अंदर ही जीते एक डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा लेता है अशरफ के नाम से और पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा लेता है। ये कमाल की बात है, हैरान कर देने वाली बात है कि जीते हिंदुस्तान में पाकिस्तान का डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाता है और भाई साहब फिर उस पर पाकिस्तान का डुप्लीकेट वीजा भी लगवाता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था तो फिर वीजा की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था और जब मैं पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए गया तो भाई साहब बाकायदा पुलिस इंक्वायरी हुई और तब जाकर मेरा पासपोर्ट रिन्यू हुआ। जबकि पासपोर्ट ऑफिस में मुझे सभी लोग पहचान रहे थे, सभी लोग जान रहे थे और यकीन करें पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़े। तो मेरे ख्याल में आज हिंदुस्तान में डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ तो भाई साहब जीते ने हिंदुस्तान का पासपोर्ट नहीं, सीधा पाकिस्तान का ही डुप्लीकेट पासपोर्ट बना लिया। अच्छा यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि तारा सिंह और उसका बेटा जीते इतने फेमस है कि भाई साहब पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है और पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा उनको जानता है, पहचानता है। मीडिया वाले भी पहचानते हैं, पुलिस वाले भी पहचानते हैं, मिलिट्री वाले भी पहचानते हैं, क्योंकि तारा सिंह ने कभी एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। भाई साहब बहुत बड़ा कारनामा किया था, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में उनको बच्चा बच्चा पहचानना ही चाहिए था। तो खैर तारा सिंह का चिलगोजा बेटा जीते अशरफ बनकर पाकिस्तान में चला जाता है और अपने बाप को ढूंढने लगता है। पाकिस्तान में जाते ही इसको एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की फैन है राजेश खन्ना साहब की। मेरी समझ में ये नहीं आया कि राजेश खन्ना साहब को उसने कहां देख लिया था, लेकिन क्योंकि ये लड़की राजेश खन्ना साहब की बहुत बड़ी फैन
लाइन है तो जीते राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग करने लगता है, उसके बाद देव आनंद साहब की एक्टिंग करने लगता है। अरे भाई साहब गुरुजी माफ कर दो भाई साहब, आप अपनी एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो, कहाँ राजेश खन्ना साहब और देवानंद साहब की एक्टिंग कर रहे हो भाई साहब, क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो दोस्त। और अगर आपने सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मिशन मजनू देखी थी तो उसमें भी सेम यही ट्रैक था कि सिद्धार्थ पाकिस्तान जाता है और वहां जाते ही एक मुस्लिम लड़की से उसे प्यार हो जाता है। तो चलिए फिल्म की आगे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे आते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान में झड़प होती है वहां तक तकरीबन 30 मिनट की फिल्म हो जाती है और वहां सन्नी देओल गायब हो जाता है। उसके बाद इंटरवल तक सन्नी देओल फिल्म में नहीं है। अब ये लड़का अपने बाप को पाकिस्तान में ढूंढ रहा है और वो मिल नहीं रहा है। इंटरवल से ठीक पहले पाकिस्तान की सेना इस लड़के को अरेस्ट कर लेती है और जैसे ही सेना इसको अरेस्ट करती है वैसे ही सन्नी देओल फौरन घर आ जाता है। अब सन्नी देओल से अमीषा पटेल कहती है कि तुम इंडिया में हो, तुम पाकिस्तान में नहीं हो, तुम्हारा बेटा तो तुम्हें पाकिस्तान में ढूंढने गया है। सन्नी कहता है कि नहीं, मैं तो यही था, मैं एक्चुअली सरहद पर जब पाकिस्तानी जवानों के साथ लड़ रहा था तो उस वक्त एक नदी में गिर गया था और बहते बहते कहीं दूर चला गया था। फिर वहां मैं एक पेड़ के नीचे लेट गया था कि चलो आराम कर लेता हूं और बस कुछ महीने में वहीं लेटा रहा और आज आंख खुली तो आपके पास वापस आ गया। दिक्कत ही कोई नहीं है, दिक्कत क्या है भाई। अब अमीषा सन्नी देओल को बताती है कि जीते तो पाकिस्तान चला गया है तुम्हारे को ढूंढने के लिए और वहां वो अरेस्ट हो गया है, अब क्या होगा। तो सन्नी कहता है कि दिक्कत ही कोई नहीं, मैं पाकिस्तान चला जाता हूं, उसको छुड़ा के ले आऊंगा, क्या प्रॉब्लम है। बस फिर क्या था, सन्नी देओल अपना बैग उठाता है और पाकिस्तान में चला जाता है। ना किसी पासपोर्ट की जरूरत है ना वीजे की जरूरत है। अरे भाई साहब, तारा सिंह के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाचा का खेत है, जब चाहो मुंह उठाओ और चल दो। और भाई साहब ये तब हो रहा है जब तारा सिंह को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। जब तारा सिंह पाकिस्तान में एंटर होता है तो जो भी देखता है वो बोलता है तारा सिंह आप आ गए। भाई अब तो मुसीबत हो गई। जो तारा को देखता है वो तारा सिंह के हाथ जोड़ रहा है, बोला भाई साहब आप पाकिस्तान आ गए, भाई साहब हम पे रहम करना, पूरे पाकिस्तानियों को मार देना लेकिन भाई मुझे छोड़ देना, मुझे मत मारना। भाई आप अंदाजा लगाइए, जिस आदमी को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है वो मुंह उठाकर ऐसे ही पाकिस्तान चला जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां उसके बेटों को चौराहे पर बांधा गया है और एक मुल्ला खड़ा है और बता रहा है कि इस लड़के ने क्या क्या क्राइम किए हैं और उसकी क्या क्या सजा होगी और अब इसको कैसे मारा जाएगा। मैं अनिल शर्मा साहब को ये बता दूं और जो भी राइटर है उसको ये बता दूं कि भाई साहब ऐसा इस्लामिक कानून में होता है और वहां होता है जहां इस्लामिक कानून लागू है, जैसे कि सऊदी अरबिया। पाकिस्तान में वैसा ही कानून है जैसे कि इंडिया में है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया भारत था जो अंग्रेजों के कब्जे में था और जब अंग्रेज पाकिस्तान इंडिया को छोड़ के गए तो दोनों मुल्कों में वही कानून चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। तो भाई साहब जब आप एक फिल्म बना रहे हो तो उसकी कहानी में अपनी मनगढ़ंत बातों को मत घुसेड़ो, क्योंकि मैंने मान लिया कि कुछ लोग हो सकते हैं बट सारी दुनिया नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। तो दोस्तों इस चौराहे पर पाकिस्तान की पुलिस है, मिलिट्री है, लाखों आम जनता है और सन्नी देओल अकेला जाता है और सन्नी देओल अकेला ही जाके डायलॉग बाजी चालू कर देता है, पाकिस्तान को गालियां देनी शुरू करता है और अपने बेटे को छुड़ा लेता है। दिक्कत ही कोई नहीं भाई, तारा सिंह है, कोई मजाक थोड़ा ही है। मतलब कमाल ये है कि अनिल शर्मा साहब जब ये कहानी लिख रहे थे, जब इस फिल्म को शूट कर रहे थे तो उनको ये बिल्कुल ख्याल नहीं था कि किसी भी सीन के सरिया पैर होने चाहिए या नहीं। तो अब बाप और बेटा दोनों भागते हैं, भागते भागते फिर बिछड़ जाते हैं। अब भाई साहब इनके पीछे पाकिस्तान की सारी मिलिट्री, सारी सेना और पाकिस्तान की आम जनता भी इनके पीछे है, लेकिन भाई साहब ये पकड़े नहीं जा रहे हैं। अरे गुरुजी, अरे अनिल शर्मा जी, कमाल करते हो भाई साहब आप। अब बाप बेटे को फिर ढूंढ लेता है, फिर सेना इन पर अटैक कर देती है, फिर एक्शन चालू हो जाता है। भाई साहब सन्नी देओल के हाथ में एक हथौड़ा आ जाता है, वो हथौड़ा एक ट्रक पर मारता है, ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं। वो हथौड़ा एक बस पर मारता है, बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। अरे गुरुजी, अरे भाई साहब, मतलब जो सन्नी देओल के हाथ में हथौड़ा है भाई साहब वो तोप के गोले से भी खतरनाक हो जाता है, मिसाइल से भी खतरनाक हो जाता है। लेकिन कमाल यह है कि इसी लड़ाई में फिर दोनों बिछड़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंटरवल के बाद आगे की 1.5 घंटे की फिल्म यही है कि बाप बेटे मिलते हैं, पाकिस्तानियों के साथ लड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर अलग हो जाते हैं और इसी बीच कुछ बहुत ही बेहतरीन दृश्य आते हैं। आपको याद ही होगा कि 80s 90s की फिल्मों में हीरो हीरोइन गाने गाते थे मिलने के लिए। कहीं हीरो गाने गा रहा है, कहीं हीरोइन गाने गा रहा है, दोनों एक दूसरे की आवाज सुनते थे, एक दूसरे के पास आते थे और मिल जाते थे। बस ठीक वही इस फिल्म में हो रहा है। जैसे ही बिछड़ते हैं, बाप कहीं गाना गा रहा है, बेटा कहीं गाना गा रहा है, दोनों एक दूसरे की आवाज सुनते हैं, फिर मिल जाते हैं।
भाई साहब जब ये दोनों बाप बेटे पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ लड़ रहे हैं तो एक जगह सन्नी देओल जो बिजली का खंबा होता है उसको उखाड़ लेता है और उसको उखाड़ के लड़ना शुरू करता है। अनिल शर्मा साहब माफ कर दो गुरुजी, ये मतलब ये झेलने से बाहर की बात है, कुछ तो सोच लेते ये सब कुछ शूट करने से पहले। एक और बहुत बेहतरीन सीन है जहां पाकिस्तान के लाखों लोग हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं, भाले हैं, बंदूकें हैं, लेकिन सन्नी देओल के सामने एक हैंडपंप है और सन्नी जब हैंडपंप की तरफ देखता है तो भाई साहब ये सारे पाकिस्तानी डर के मारे भाग खड़े होते हैं। अरे अनिल शर्मा जी कुछ तो सोच लेते हैं ऐसे सीन शूट करने से पहले दोस्त। अब इन दोनों बाप बेटों को लगता है कि भाई हम लोग तो इंडिया चले ही जाएंगे, हम लोगों के जाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की पुलिस हमें रोक ही नहीं सकते। लेकिन जिस लड़की से लड़का प्यार करता है उसको भी तो साथ में लेके चले। अब ये लोग उस लड़की को भी साथ ले लेते हैं और फिर भागना शुरू करते हैं और फिर एक्शन शुरू होता है भाई साहब। और भाई साहब पाकिस्तान के मिलिट्री वाले मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, आम जनता मारी जा रही है, लेकिन इन दोनों का बाल भी बांका नहीं हो रहा है भाई साहब। और भाई साहब इस फिल्म के क्लाइमेक्स में क्या होता होगा ये तो आपको पता ही होगा, है ना? अरे अनिल शर्मा जी, गुरुजी ये क्या था? ये स्क्रीन प्ले वही है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। मतलब अनिल शर्मा साहब ने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो उनकी समझ में आया वो उन्होंने पेल दिया, क्योंकि उनको पता था कि पब्लिक गदर 2 देखने आएगी, मैं जो भी दिखाऊंगा उसी को अप्रिशिएट जरूर करेगी। इस फिल्म के डायलॉग्स भी वही हैं जो 80s 90s में हुआ करते थे, मैं तेरे इतने चीथड़े करूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन कहीं कहीं डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं जहां देशभक्ति की चीजें ऐड की गई हैं। अनिल शर्मा के डायरेक्शन की बात करूं तो बहुत पुराने जमाने का डायरेक्शन है। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी धर्मेंद्र साहब के साथ, हुकूमत। बस अगर आप उस फिल्म को देखोगे और इस फिल्म को देखोगे तो दोनों फिल्मों में डायरेक्शन सेम है, यानी उनका डायरेक्शन 80s 90s का है। अनिल शर्मा का डायरेक्शन इतना कमजोर है कि फिल्म की क्वालिटी बहुत खराब है। आप यकीन करें जो आज की तारीख में भोजपुरी फिल्में बनती हैं उनकी क्वालिटी 10 टाइम अच्छी होती है इस फिल्म से। अनिल शर्मा ने कुछ 80s 90s के बेहतरीन सीन इस फिल्म में भी डाले हैं। अगर आपको याद हो एक फिल्म थी मिथुन दा की, उसमें वो साइकिल पकड़ के साइकिल के पीछे बैठा है और गोलियां चला रहा है ताकि सामने वाले की गोली उसको ना लगे, साइकिल पर रुक जाए, साइकिल पर। ठीक उसी तरह यहां सन्नी देओल एक तोप के पहिए को लेकर उसके पीछे बैठा हुआ है ताकि गोलियां उसको ना लगे। अरे अरे शर्मा जी कुछ तो सोच लेते गुरुजी। फिल्म में लड़ते लड़ते जब भी सन्नी देओल को गुस्सा आता है और हाथ में कोई हथियार नहीं रहता तो वो चिल्लाता है आ, और सामने वाले भाई साहब डर जाते हैं, गिर जाते हैं, हाथों से तलवारें छूट जाती है, बंदूकें छूट जाती है। कम से कम सन्नी देओल इस तरह से इस फिल्म में 50 दफा चिल्लाया होगा और सन्नी देओल ने कम से कम 100 बार ये चिल्लाया होगा, जीते जीते जीते। कसम से भाई ऐसे ऐसे सीन है इस फिल्म में। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग इंडिया में ही की गई है, पाकिस्तान में 1 सेकंड की भी शूटिंग नहीं की गई है। जो पाकिस्तान का जनरल दिखाया गया है हामिद इकबाल, उसका नाम है मनीष वाधवा। जो बाकी लोग फिल्म में पाकिस्तानी दिखाए गए हैं वो भी सब इंडियन ही है, जाहिर सी बात है। तो कुछ लोग अगर फिल्म को देखकर ये महसूस करते हैं कि भाई हमने तो पाकिस्तान को हरा दिया, बर्बाद कर दिया, तो ये तो मतलब ख्याली पुलाव ही हुई ना। भाई आप इंडिया में किसी एक्टर को इमरान खान जैसा रूप दे दो, फिर उसको जूते मारो, उसके पुतले जलाओ, आपकी मर्जी है, आपका एक्टर है, आपका देश है, आपको जो करना है वो करें। पाकिस्तानियों को इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है मुझे आप बताइए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर अनिल शर्मा साहब इस फिल्म को बना रहे थे तो कम से कम जो विलन था वो पाकिस्तानी को लेते, जो बाकी गुंडे थे वो पाकिस्तानियों को ही लेते। जब रियल पाकिस्तानियों को फिल्म में गुंडे दिखाकर पीटते तो कम से कम थोड़ी तो रियलिटी होती। तो कहने का मतलब यह है कि अनिल शर्मा का डायरेक्शन एकदम थर्ड क्लास डायरेक्शन है। एक उनके बेटे को छोड़कर और देओल फैमिली को छोड़कर कोई भी बॉलीवुड का एक्टर अनिल शर्मा के साथ कोई फिल्म कभी नहीं करेगा। अगर एक्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी उत्कर्ष शर्मा की, क्योंकि वही इस फिल्म का मेन हीरो है। और इस ढाई पसली चिलगोजे मालेगांव के एक्टर को एक्टिंग का ए भी नहीं आता भाई साहब। ना एक्शन आता, ना डांस आता, ना ही एक्सप्रेशन है, ना ही डायलॉग्स बोलने आते। जब ये लड़का हिंदी डायलॉग्स बोलता है तो इंग्लिश स्टाइल में बोलता है। याद है आपको जब फरदीन खान की पहली फिल्म आई तो वो भी हिंदी डायलॉग्स इंग्लिश स्टाइल में बोलता था।
ठीक वही इस लड़के ने यहां किया है। भाई साहब, अगर ये अनिल शर्मा का बेटा नहीं होता तो एक्टर की तो दूर की बात है, कोई इसको अपने ऑफिस में ऑफिस बॉय भी नहीं रखता। और ये मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि बॉलीवुड का कोई भी डायरेक्टर इस लड़के को अपनी फिल्म में 5 मिनट का रोल भी कभी नहीं देगा। तो उत्कर्ष शर्मा को एज एन एक्टर मैं 5 में से देता हूं 0। अब आते हैं सन्नी देओल पर। सन्नी देओल बहुत बूढ़ा हो चुका है, उनकी उम्र 65 ईयर्स हो गई है। वो झुककर चलते हैं क्योंकि उनके कमर में भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने यहां जो रोल किया है वो उनकी उम्र के हिसाब से किया है। तो सन्नी देओल ने अच्छी एक्टिंग की है, अपने रोल को अच्छे से निभाया है और वो अपने रोल में जचता है। लेकिन सन्नी देओल ने ओवर एक्टिंग भी बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा चिल्लाया है। मेरे ख्याल में इतना ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं अमीषा पटेल की बात करूं तो भाई साहब क्या ही कहूं। भाई साहब, अमीषा पटेल के चेहरे पे देखा नहीं जाता। जहां जहां भी अमीषा पटेल की एंट्री होती है एकदम चकाचक ड्रेसेस होती हैं, 50 मीटर लंबा दुपट्टा होता है और भाई बालों के नए नए स्टाइल होते हैं, कभी लट यहां से निकल रही है, कभी लट यहां से निकल रही है। मेकअप इतना है उसके मुंह पर कि भाई साहब मुंह पर देखा नहीं जाता। अगर अमीषा पटेल को कहीं फिल्म में रुलाया भी गया है तो फुल मेकअप के साथ, फुल श्रृंगार के साथ, जबरदस्त ड्रेसेस के साथ। इससे पता चलता है कि अनिल शर्मा का विजन क्या था। मनीष वाधवा जो इस फिल्म का मेन विलन है, जो पाकिस्तान का आर्मी जनरल बना है, उसकी एक्टिंग अच्छी है। उसने ऐसा काम किया है कि जो लोग फिल्म देख रहे होते हैं उनको उससे फुल नफरत हो जाती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो गदर 1 में अमरीश पुरी साहब विलन थे और अमरीश पुरी साहब के सामने मनीष वाधवा चाय कम पानी लगता है। मतलब अमरीश जी और मनीष का कोई मुकाबला ही नहीं है। मनीष उनके सामने 5% भी नहीं है। इस फिल्म में नई लड़की सिमरत कौर रंधावा को लॉन्च किया गया है और ये लड़की फिल्म में खूबसूरत दिखी है। इस लड़की ने एक्टिंग भी अच्छी की है और इस लड़की ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में इस लड़की को और फिल्में जरूर मिलेंगी। फिल्म में जो गाने हैं वो अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा गाने हैं। इस फिल्म में इतने गानों की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये एक एक्शन फिल्म है। इस फिल्म की एडिटिंग एकदम घटिया है, वाहियात है। ये फिल्म 2 घंटे से ज्यादा की नहीं हो सकती, जबकि इस फिल्म को 2 घंटे 55 मिनट की रखा गया है। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही गरीब है, एकदम भोजपुरी स्टाइल फिल्म है। अगर मैं ये कहूं कि इस फिल्म की क्वालिटी भोजपुरी फिल्मों से भी गई गुजरी है तो गलत नहीं होगा। फिल्म में किसी भी सीन का सर और पैर नहीं है, लॉजिक तो बिल्कुल नहीं है, फिल्म में एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं है। इस फिल्म में ऐसे दृश्यों की भरमार है कि जो लोग फिल्म देख रहे होते हैं वो उन दृश्यों को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि भाई ऐसा सीन कैसे हो सकता है। तो हकीकत यह है कि अनिल शर्मा साहब ने इस फिल्म को एक एक्शन फिल्म बनाया है, लेकिन ये एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म बन गई है। हाँ, इस फिल्म में बाप बेटे का इमोशन है। बाप बेटे के इस फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन जरूर है जिनको देखकर आपको रोना आ सकता है, लेकिन फिल्म में ऐसे सीन ज्यादा है कि वहां फिल्म के कैरेक्टर रो रहे हैं और यहां कुर्सी पर बैठकर आप हंस रहे हैं। आप पूछ रहे हैं भाई साहब क्यों रो रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, बताओ तो सही। तो ये जानते हुए भी कि ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, मैं इस फिल्म को टॉप क्लास वाहियात फिल्म ही कहूंगा। और मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इस फिल्म को 1 स्टार से ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 6, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म 300 से 400 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रहेगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, टाटा, लव यू। सत्यमेव जयते।